और बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बीजेपी सांसदों को मिला। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार क्या कुछ जवाब देगी? सीधे रुख करते मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र, संसदीय दल की बैठक खत्म हुई और जानकारी निकल के सामने आ रही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के खेमे का अपना अविश्वास का प्रस्ताव है। अब बिल्कुल संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमें तो 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास प्राप्त है। ये विश्वास आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि विपक्ष के बीच में तो आपको याद होगा पढ़ना है कि सरकार की तरफ से एक तय कर लिया गया है या बीजेपी की तरफ से कि INDIA इंडिया नहीं कहा जाएगा बल्कि UPA या विपक्ष कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो खुद आपस में ही इतना अविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक दूसरे के बीच में विश्वास बढ़ाना चाहता है। यह भी कहा गया कि कल आपने देखा कि राज्यसभा में उनका जो मोशन था दिल्ली वाला बिल वो हार गया, वोट कई अंतर काफी रहा, लेकिन जब उनको 102 वोट आई तब भी मेज थपथपा रहे थे। उनको लगा कि हमारा गठबंधन टूट न जाए, हमारा वोट इधर उधर न चला जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के बीच में विपक्ष में जो अविश्वास है, उस अविश्वास को विश्वास में बदलने की उनकी एक कोशिश है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। आपको ये आखिरी मौका है इस लोकसभा में चुनाव आने से पहले, और आप इस मौके को पूरा भुनाइए, छक्का मारिए, जिससे विपक्ष धराशायी हो जाए। आपके पास बहुत कुछ बोलने का है मौका, आपके पास सरकार की योजनाएं हैं, आपके पास सरकार की जो योजनाओं का लाभार्थी है, जो लाभ मिला है समाज के हर वर्ग को, गरीबों का उत्थान हुआ, ये आपके पास मौका है बोलने का, और बहुत बेहतर मौका है। ये आखिरी मौका है सभी सांसदों को बोलने का, और एकजुट होकर आप ऐसे विश्वास से बोलिए कि सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास है और बढ़े, और जो अविश्वास है लोगों का विपक्ष के प्रति वो बिल्कुल। रविंद्र, मैं चाहूंगा कि अभय दुबे जी की भी टिप्पणी इसके ऊपर लें। अभय जी, जिस तरीके से रविंद्र कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा जो संसदीय दल की बैठक थी उसके अंदर, कि ये दरअसल अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष का जो खेमा है उसके अंदर आपसी विश्वास बहाली के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में कोशिश है कि इसी बहाने विपक्ष की एकजुटता टेस्ट हो जाए? देखिए, अगर विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव पर निकलकर सामने आता है, उसके तर्कों में आपसी तारतम्य होता है, लोग उनके दलीलें एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो इससे उसका संकल्प सामने आएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी और NDA का मिलजुल कर सामना करना चाहता है। वैसे मुझे जो लगता है कि पिछले 9 साल में ये घटना पहली बार हो रही है कि कम से कम विपक्ष में इतनी एकता तो दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, 2014 में भी विपक्षी एकता का जो इंडेक्स था वो 0 था। 2019 में भी विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था। राज्यों के स्तर पर कुछ गठजोड़ बने थे, लेकिन कोई चूंकि राष्ट्रीय नजारा नहीं था, इसलिए वो गठजोड़ भी निष्प्रभावी साबित हुए। ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव के पूर्व एक गठजोड़ बनाया गया है और उनके पास 6-7 महीने का समय भी है कि वो सारे देश में अपना एक नैरेटिव बना सकें, अपनी माहौल बंदी कर सकें। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एक अलग बात है, और किन प्रश्नों पर उनके बीच में फूट पड़ेगी ये सब धीरे धीरे हमारे सामने आएगा। मैं मानता हूं कि कम से कम 175 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्ष को सीटों का तालमेल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और वहां गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में होगी कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी दावेदारियों को छोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टियों को मौका दे ताकि वो चुनाव लड़ सकें और कांग्रेस उनका समर्थन भी करे। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए उन 175 सीटों के ऊपर विपक्ष ये इंडिया मोर्चा कैसे तालमेल करेगा। बिल्कुल अब सर, यही एक बड़ा मसला है कि आखिर जमीनी स्तर पर जब चुनावी परीक्षा होगी तो उसमें किस तरीके का तालमेल ये तमाम विपक्षी गठबंधन के जो दल हैं वो कैसे बना सकते हैं। लेकिन आरती जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। ये इतिहास रहा है, इससे पहले कई बार ऐसा नहीं है कि जो मजबूत सरकारें हैं या बहुमत की सरकारें हैं उनको विपक्ष के गठजोड़ ने चुनौती नहीं दी है। इतिहास में इस तरीके के कई उदाहरण हैं कि बड़ी और मजबूत सरकारों को भी चुनौती मिली है अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो। क्या आपको लगता है कि इस समय सरकार इसे एक चुनौती मान रही है और इसीलिए बड़े आक्रामक तेवर के साथ इसका जवाब देने की तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को लगता है कि ये ऑपोजिशन उतनी एक सब्सटैंशियल ऑपोजिशन है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो भ्रमण हुआ, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स भी थे जो तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं भारत को, तो ये मुझे लगता है एक बहुत सुनहरी मौका है सरकार को अपने सारे जो उन्होंने काम किए पिछले 4 साल में पूरे देश को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है ऑपोजिशन
फाइनली मानती है राहुल गांधी को अपना लीडर मानती है और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में भी देखना चाहेगी, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की जो ट्रेनिंग हुई है कुछ टाइम से, वो अब कोशिश करेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनने लायक है। वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, उनमें कॉन्फिडेंस है ऑपोजिशन को। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इस सब से कोई नुकसान होने वाला है। मुझे ये लगता है कि सरकार को इनफैक्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो काम पिछले 4 साल में हुए वो दिखाने के लिए, और दूसरी ये कि राहुल गांधी की लीडरशिप जिस पे बहुत कम लोगों को यकीन है, इनफैक्ट विद इन ऑपोजिशन भी, वो भी निकल के आ जाएगा कि क्योंकि राहुल गांधी बेशक उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी पिछले कुछ सालों में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी छवि और में बहुत अंतर है। आती यही जो सवाल है, ये कई बार अंदर खाने जो है बीजेपी या सत्ता पक्ष के नेता यही कहते हैं कि ये एक फायदे का सौदा है अगर राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होता है तो। मैं रवि त्रिपाठी का भी रुख करना चाहूंगा। रवि, इस मामले को लेकर राहुल गांधी के लिए एक मौका मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आज वो संसद के अंदर जब जवाब देंगे, क्या कुछ अम्युनिशन उनके पास में होगा? किस तरीके से वो किन मुद्दों के ऊपर घेरने की तैयारी करेंगे? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का जोश हाई है। जोश हाई इस वजह से है, पढ़े बताना चाहूँगा कि जैसे अभी अभय जी बता रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो अभी कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, ज़बरदस्त जीत हुई और उससे कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का हाई है। और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसमें वो मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में कमबैक कर सकती है, तेलंगाना में वो अच्छी लड़ाई में है। तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लड़ाई अच्छी दे रही है, तो यहाँ से उनका जोश और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी के नाम पे ही सारा चीज चल रहा है। भले ही उनके पास कोई पद नहीं है, ना वो तो अध्यक्ष हैं, न पार्टी के कोई, न यहाँ अपोजिशन के लीडर हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी ही लीडर हैं और उनको ही आगे प्रोजेक्ट करना है। तो ये प्रोजेक्शन उनका होता रहता है। अब राहुल गांधी पे ऊपर डिपेंड करता है कि उनको जो मंच मिलेगा आज बोलने का, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल, प्रोजेक्शन के साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और रविंद्र, जिस तरीके से वक्ताओं की फहरिस्त बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है, उसमें बड़ा एक रोचक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह दी गई है। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि 2018 में वो कांग्रेस के खेमे में बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी के एक पुराने दोस्त को राहुल गांधी के खिलाफ वक्ता के तौर पर उतारने की रणनीति मध्य प्रदेश की सियासत के हिसाब से भी महत्वपूर्ण। नहीं, बिल्कुल रणनीति है कि जैसा सवाल उठेगा वैसा जवाब देना है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठेगा सवाल तो उसका जवाब देना है, राज्यों को लेकर उठेगा सवाल तो राज्यों के नेता जवाब देंगे। और ये रणनीति 2003-4 वाली नहीं है, जब प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभय दुबे जी को याद होगा, पढ़ना आपको भी याद होगा, आरती जी को भी, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जब सोनिया गांधी नेता विपक्ष ने कहा था कि आई एम चार्जिंग यू विथ 7 फैक्ट्स या इशू करके, तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जवाब दिया था कि पहली बार मेरे लाइफ में किसी ने मेरे ऊपर चार्ज किया है, और उन्होंने यही कहा था कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी उठाना नहीं चाहूंगा। लेकिन अब समय बदल गया है, आप हमारे ऊपर चार्ज करेंगे, मणिपुर पर चार्ज करेंगे, अमित शाह जवाब देंगे, महिलाओं पर चार्ज करेंगे, स्मृति ईरानी जवाब देंगी, इकोनॉमिक पर चार्ज करेंगे तो निर्मला सीतारमण जवाब देंगी, राजस्थान को लेकर जवाब कोई सवाल उठ रहा है तो राज्यवर्धन राठौर जवाब देंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2018 में राहुल गांधी के ठीक पीछे दूसरे बेंच पर बैठते थे और रणनीति तय करते थे, बताते थे कि राहुल गांधी को किन किन मुद्दे पर बोलना है, आज वो राहुल गांधी के बखिया उखेड़ेंगे सियासी तौर पर। तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत इन वक्ताओं को तय किया गया है, स्मृति ईरानी सहित। तो एक कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को भी रखा जाएगा और विपक्ष की धार को कुंद नहीं बल्कि मंद किया जाएगा। बिल्कुल रविंद्र। और अभय जी, जिस तरीके से रविंद्र भी कह रहे हैं, यानी इस सियासत की बिसात के ऊपर बिल्कुल एक एक मोहरे का जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है, उस हिसाब से पूरी बिसात बिछाई गई है, या कहा जाए व्यू रचना की गई है। इस व्यू रचना के अंदर अगर आप ये बता सकें कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर आंकड़े क्या कह रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन अगर चर्चा की भी बात की जाए, जो चार्जशीट करने की कोशिश करेगा विपक्ष, उसके अंदर उसके पास सरकार को बैकफुट पर ले जाने के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष कम से कम 4 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर फोकस करेगा।